लेक्चर आप लोग देख लेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे मिल जाएगा और भी बहुत सारे लेक्चर्स हमने लिया सेम टाइप का, जहाँ से मार्क्स फेच बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। 2 नंबर 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत आसानी से, यानी 1 या 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कैन बी सीन इन एनी वेयर इन द पेपर फ्रॉम दिस टॉपिक itself. First you can see YK अलग कमेटी. Like first we are going to see the poverty related committees which are related to the poverty में 6-7 बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं स्टार्टिंग से लेके 2011-12 तक। कुछ कमेटीज हैं, आप लोगों को देखना पड़ेगा। इसमें इसमें कमेटीज में आपको पॉवर्टी से रिलेटेड जो कमेटीज हैं, कौन कौन से कमेटीज हैं, एक तो आप लोगों को इसमें याद रखना पड़ेगा कि कमेटीज का बेसिक रिकमेंडेशन क्या था, क्या कमेटी ने कहा था, ये बात आप लोगों को याद होने चाहिए। दूसरा, आप लोगों को कमेटी का नाम याद होना चाहिए। तीसरा, कमेटी किससे रिलेटेड है ये याद होना चाहिए। चौथा, ये कमेटी का ईयर क्या है। ठीक, कई बार अरेंजमेंट में ऊपर नीचे करके दे देता है कि ये कमेटी इस ईयर में आई थी, ये कमेटी इस ईयर से मैच करना है आपको। तो इसलिए आप लोगों को ये 4 बातें किसी भी कमेटीज में याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड कमेटी नेम, थर्ड कमिटीज related to which topic, fourth what is the recommendation of the particular committees। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 1979 से 1979, 77 से लेकर 1979 इस कमेटी का नाम क्या था? वाई के अलग कमेटी। फर्स्ट कमेटी है पॉवर्टी पे, जिसने सिस्टमेटिक स्टडी किया था। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट सिस्टमेटिक पॉवर्टी लाइंस। कैलोरी के का नॉर्म्स इन्होंने दिया था। ये जो कैलोरी सिस्टम हम लोग देखते हैं, कैलोरी सिस्टम कि रूरल में या अर्बन अर्बन में कितना कैलोरी होना चाहिए, बेसिक कैलोरी कितना एक इंडिविजुअल्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये हम जो देखते हैं इसी पे देखते हैं हम लोग। क्यों? 2400 कैलोरी है, 2400 कैलोरी रूरल के लिए और 2100 कैलोरी अर्बन के लिए। ये किसने दिया था? वाई के अलग कमेटी ने। किसने दिया था? वाई के अलग कमेटी। फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी किया था किसी भी पॉवर्टी पे। सिस्टमेटिक स्टडी किसने किया था? पहली बार वाई के अलग कमेटी ने। कमेटी का रिकमेंडेशन कब था? ईयर आप लोग देख लें, 1979, 77 से लेके 1979। 79 इज द आंसर, रिकमेंडेड ईयर है ये। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं 1989 से लेके 1993 लकड़वाला कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिया था? पहले हमने देखा कि हमने कैलोरी के बेस पे कमेटी देखा, कैलोरीज के बेस पे। ठीक, लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेस पे हम देखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट दैट वी सी इन द वाई के अलग कमेटी इज बेस्ड ऑन कैलोरी, बट सेकेंड द लकड़ वाले कमेटी विच आर हु आर रिकमेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। कितना आप खर्च करते हो उसके बेस पे है ये। ठीक, अपना खाने पे कितना आप खर्च करते हो, दिनचर्या में आप जो खाने के लिए यूज करते हो कितना खर्च करते हो। तो पॉवर्टी लाइन किस पे बेस्ड थी? किस पे नापा जाना था, किस पे जांच किया जाना था? कंजप्शन के बेस पे। कैलोरी नॉर्म्स रिपोर्ट कब आया है इसका? 1993 में। ठीक है, फिर हम आगे क्या देखते हैं? 2005 से लेके 2009 में हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जो थर्ड हम देखने जा रहे हैं अभी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी के नाम से फेमस है। पेपर में आप लोगों को मैच ऑफ द फॉलोइंग करके आ जाता है, और इसमें कहता है कहीं भी कहीं दे देगा कि कैलोरी के बेस पे है कौन सा है, कंजप्शन के बेस पे कौन सा कमेटी है, या यूनिफॉर्म पीएलबी के बेस पे कौन सा कमेटी है। ये तीनों के बेस में बेसिक डिफरेंस ये देता है। ठीक, तो अब हम किस पे आएंगे? सुरेश तेंदुलकर कमेटी पे। 2009 का इसका है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। शिफ्ट फ्रॉम द कैलोरीज नॉर्म्स यूनिफॉर्म पीएलबीएस इंक्लूड हेल्थ एंड द एजुकेशन इन पॉवर्टी बास्केट। अब इसमें हमने क्या देखा कि जो पहले हम सिर्फ कैलोरी के बेस पे कर रहे थे या कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेस पे कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा उसको और डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया? यूनिफॉर्म पीएलबीएस इंक्लूडिंग, क्या इसमें इंक्लूड किया गया? हेल्थ एंड एजुकेशन को भी इसमें बास्केट में डाल दिया गया कि पॉवर्टी लाइन सिर्फ
खाने के बेस पे नहीं है, कंजप्शन के बेस पे नहीं है कि कोई कितना कर पा रहा अपना खाना, 2 वक्त का 3 वक्त का जुटा पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सिर्फ उसी के बेस पे हम पॉवर्टी को नहीं इंक्लूड करेंगे या हम उसको चेक करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे, ये भी देखेंगे कि हेल्थ एंड एजुकेशन, ये और दो चीजें मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये किसने बताया? सुरेश तेंदुलकर कमेटी का हमें रिकमेंडेशन देखने को मिलेगा। इसमें आगे देखें आप, यूनिफॉर्म पीएलबी, इसका क्या मतलब होता है? पीएलबी का मतलब होता है पॉवर्टी लाइन बास्केट। क्या? पॉवर्टी लाइन बास्केट। इस बास्केट में क्या क्या है? हेल्थ भी हमने काउंट किया और एजुकेशन को भी हमने काउंट किया। तो फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला क्या, कि 2005 की कमेटी थी। कौन सी? सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इसमें हमें क्या देखने को मिला कि हमें हेल्थ और एजुकेशन भी हमने इंक्लूड किया। हम शिफ्ट कर रहे थे, किस चीज से शिफ्ट कर रहे थे? पहले हमने जो बेस्ड था हमारे कैलोरी नॉर्म्स पे, चाहे पहले हमने कैलोरी बेस्ड था हमारा कंजप्शन बेस्ड पे, उसी को हम शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्ट फ्रॉम कैलोरीज नॉर्म्स टू यूनिफॉर्म पीएलबीज, पॉवर्टी लाइन बास्केट। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं, 2012 से लेकर 2014 तक हम देखेंगे सी रंगराजन कमेटी के बारे में देखेंगे। ठीक, रिवाइज किया गया पॉवर्टी लाइंस को, इसमें न्यू मेथड्स भी, न्यू मेथडोलॉजी को अपनाया गया। रिपोर्ट्स भी आया। हाँ, इसमें क्या रिपोर्ट्स देखने को मिलेगा? 2014 में इसका रिपोर्ट्स देखने को मिला हमें। ठीक, श्री रंगराजन कमेटी का। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई के अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी और तेंदुलकर कमेटी। ये तीनों कमेटी आप लोग याद कर लें, और इन तीनों कमेटीज के बेसिक डिफरेंस देख ले, रिकमेंडेड ईयर देख ले, और क्या रिकमेंडेशन था इसमें, बेसिक रिकमेंडेशन क्या था, कैलोरी पे था या कंजप्शन पे था या यूनिफॉर्म पीएलबीज पे था, ये तीनों हमें देखना पड़ेगा इसमें। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कमेटीज ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अभी तक हमने क्या देखा? ऊपर हम देख रहे थे कि कमेटीज विच आर रिलेटेड टू दी पॉवर्टी, कि गरीबी का मूल्यांकन कैसे करेंगे, या गरीबी के बारे में था इसमें। लेकिन अब हम इसमें देखेंगे किस चीज के बारे में? कमेटीज ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के बारे में देखेंगे हम। इसमें क्या देखेंगे? 1991 में, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये, नरसिम्हा वन कमेटी। नरसिम्हन वन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। बैंकिंग सेक्टर का ये सबसे पहला रिफॉर्म इसी ने दिया था, नरसिम्हन वन कमेटी ने। ठीक, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इसमें एनपीएस के बारे में था, ऑटोनॉमी के बारे में, प्राइवेट बैंक्स एंट्रीज के बारे में था। ये सब सारी चीजें इसमें मेंशन की गई। ठीक, 1998 में फिर अगेन नरसिम्हन कमेटी सेकेंड बनाई गई। इसमें क्या देखा गया? ये क्यों इंपॉर्टेंट था? एलपीजी की वजह से भी इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ये देखा जाना था कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक्स हैं, जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है या और भी सारी चीजें हैं, उन सबको लेके कौन कौन से रोल्स होंगे बैंकिंग सेक्टर्स के, या गवर्नमेंट्स के कौन कौन से रोल्स होंगे, प्राइवेट बैंक्स की एंट्रीज होंगी या नहीं होंगी, ये सब सारी चीजें आप लोगों को नरसिम्हन कमेटी 1991 में देखने को मिल जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ इनिशिएशन ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये चीज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो ये दो कमेटी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट एंड नरसिम्हन कमेटी सेकेंड। ईयर आप लोग को याद कर लें कि एक का ईयर 1991 है, एक का ईयर 1998 है। कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में है, मर्जर्स के बारे में है, बैंक्स के एआरसीज एंड स्ट्रेस्ड एसेट्स के बारे में है। ठीक,
फिर बैंकिंग से रिलेटेड उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कौन थे? ओके, आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, उर्जित पटेल के बारे में। उर्जित पटेल 2013 से 2014 तक इन्फ्लेशन को टारगेट किया गया। इसमें किस चीज को टारगेट किया गया? इन्फ्लेशन को टारगेट किया गया। क्या प्रपोज किया गया? एमपीसी को प्रपोज किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब आप लोग दो चीज देखेंगे, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक, उसके बाद हम आगे क्या देखेंगे? 2014 में ही पीजे नायक कमेटी, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, प्रिकर्सर्स, पीएसबी गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स। बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए ये 4-5 कमेटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 4-5 कमेटी में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कमेटीज है और नरसिम्हन वन, नरसिम्हन टू कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं सेम टॉपिक में। दीपक मोहांती कमेटी को भी देखें। दीपक मोहांती कमेटी, केवी कामत कमेटी और आरबीआई आईडब्ल्यूजी, पीके मोहांती कमेटी। ठीक है, उनकी लीडरशिप में हुआ। मीडियम टर्म रोड मैप फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। फिर उसके बाद लोन रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क फॉर द कोविड स्ट्रेस्ड बोरोवर्स के लिए। ठीक, 2020 में हुआ था ये, कोविड एरा में। ठीक, फिर 2020 में ही क्या था? प्राइवेट बैंक्स के लिए ऑनरशिप नॉर्म्स बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? ऑनरशिप नॉर्म्स बनाए गए थे प्राइवेट बैंक्स के लिए। ये कौन लीड कर रहा था? पीके मोहांती। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने नाम सुना यहाँ पे, दीपक मोहांती आपने सुना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब हम टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसीज पे देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसीज पे और टैक्सेशन पे कौन कौन सी कमेटीज है। ईयर देखेंगे 1953 से लेके 1955 तक। फर्स्ट कमेटी, कौन सी कमेटी देखने को मिलेगी? टैक्सेशन इंक्वायरीज कमीशन। कौन सी? टैक्सेशन इंक्वायरीज कमीशन। कंप्रिहेंसिव टैक्स रिव्यू, ब्रॉड एंड बेस को ब्रॉड किया गया था। कौन से ब्रॉड बेस को ब्रॉड किया गया था यहाँ में? कंप्रिहेंसिव टैक्स रिव्यू। ठीक, टैक्सेशन को लेके। फिर आगे बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, या मैच ऑफ द फॉलोइंग अगर पूछेगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्या? राजा चलैया कमेटी। आप लोगों ने नाम सुना होगा। डायरेक्ट टैक्स है इंडिया में, आप सभी को पता है डायरेक्ट टैक्स के बारे में। दो तरीके के टैक्स होते हैं इंडिया में, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। राजा चलैया कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट? डायरेक्ट टैक्सेशन। ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैच ऑफ द फॉलोइंग देता है तो यहाँ पे क्वेश्चंस में आप लोगों को रॉन्ग करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन लिख देता है। यहाँ पे क्या लिख देगा? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा आप। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट टैक्सेशन है। डायरेक्ट टैक्स को रेशनलाइज करने के लिए कि डबल टैक्स न लिए जाए, उसको अवॉइड किए जाए, या इंडिया में टैक्सेशन क्या होने चाहिए, किस पे ज्यादा होने चाहिए, किस पे कम होने चाहिए, इन सब चीजों को लेकर राजा चलैया कमेटी ने रिकमेंड किया था डायरेक्ट टैक्सेशन रेशनलाइजेशन। ठीक है, जस्ट टू रेशनलाइज द डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, राजा चलैया इज नोन फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, अगेन नाउ मूव टू केलकर कमेटी। केलकर कमेटी किस लिए जाना जाता है? एफआरबीएम लिंक्ड फिस्कल रोड मैप। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? एफआरबीएम। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा एफआरबीएम लिखा है यहाँ पे। एफआरबीएम का मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि एफआरबीएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। केलकर कमेटी ने क्या दिया, ये भी टैक्सेशन के बारे में ही था, लेकिन ये स्टेट्स के लिए था। किन स्टेट्स के लिए? भारत की स्टेट्स के लिए था कि फिस्कल रोड मैप क्या होगा, कितने परसेंट तक हमारा, क्या, कितने परसेंट तक
फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना होगा, इसी एफआरबीएम में हमें लिखा है कि 3% तक स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 3% तक मेंटेन करके रखें अपना फिस्कल डेफिसिट। क्यों? यही रोड मैप तैयार किया गया। ये एफआरबीएम को बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या क्या कई सारे और भी रिकमेंडेशन है, आप लोग एक बार देख लेना इसमें कि एफआरबीएम एक्ट में क्या क्या है। ठीक है, केलकर कमेटी ने दिया था इसको, एफआरबीएम एक्ट को फिस्कल रोड मैप दिया था इंडियन स्टेट्स के लिए। ठीक है, इसको भारत के बहुत सारी स्टेट्स ने अपनाया, अपनाकर अपने जो कहते हैं कि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट्स की, उसको मेंटेन करने की कोशिश की। फिर हम आगे बढ़ते हैं 2012 में पार्थ शास्त्री श्रम कमेटी, जीएआर एंटी अवॉइडेंस क्लैरिटी। क्या है ये जीएआर? जीएआर क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। आप लोगों ने नाम सुना है जीएआर के बारे में? किस चीज के लिए है ये? टैक्स इवेजन को कम करने के लिए। टैक्स इवेजन को कम करने के लिए, एग्रेसिव टैक्स इवेजन को कम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही जानना है आपको कि इसमें क्या है, इतना ही जानना है आपको कि पार्थ शास्त्री श्रम कमेटी किस चीज के लिए है, तो जीआर के लिए, एंटी अवॉइडेंस क्लियरिटी के लिए है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2016 से लेकर 2017 तक एनके सिंह कमेटी एफआरबीएम में रिव्यू किया गया था। डेप्ट जीडीपी एंकर्स स्केप क्लॉज भी लगाए गए थे कि अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा। किस चीज को कंप्लीट करना था? एफआरबीएम। एफआरबीएम एफआरबीएम में आया फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट में, जो 3% की हम बात कर रहे थे कि स्टेट्स को फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करना पड़ेगा 3% तक। ठीक, तो इसमें स्केप क्लॉज क्या है कि आप बाहर निकल सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपने क्या करना है, स्टेट्स को क्या करना होगा, स्केप क्लॉज यूज करके ये 3% से बाहर भी आ सकते हैं। यानी उनका अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर या स्टेट्स का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो भी वो इसका यूज करके एफआरबीएम में स्केप क्लॉज यूज करके वो 3% नहीं, 5%, 6% तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन बट इन जनरल क्या है, 3% को मेंटेन करना है। ठीक है, ये स्केप क्लॉज है, बाहर निकलने के लिए एक क्लॉज दिया गया है। ठीक है, यहाँ डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, जीडीपी एंकर्स है। ठीक, ये आप लोग देख लेना इसमें। कमिटीज ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड पॉलिसी, कौन कौन सी कमिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती है? एम एस स्वामीनाथन कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये, 2004 से लेकर 2006 तक आप लोगों को ये ईयर देखने को मिलेगा। कौन से हैं? एम एस स्वामीनाथन कमेटी। रिकमेंडेड क्या क्या था? एमएसपी बी एटलीस्ट 50% मोर देन द वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जितना हमारा खर्चा आ रहा प्रोडक्शन में, उसका एटलीस्ट 50% ज्यादा होने चाहिए। एमएसपी के लिए स्वामीनाथन कमेटी जानी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। शांता कुमार कमेटी 2014 2015, रिफॉर्म्स लाना था किस चीज में? एफसीआई में, डीबीटी में, रेशनलाइज एनएफएसए में, कवरेज में। एनएफएसए का क्या मतलब होता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। डीबीटी, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एनएफएसए एक्ट क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। कब आया था ये? 2013 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013।
शांता कुमार कमेटी का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। किस चीज को ठीक करना था? इंडिया में सिक्योरिटी किस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? फूड सिक्योरिटी हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर लार्जर पॉपुलेशन वी हैव टू हैव मेंटेन आवर फूड सिक्योरिटी। सो इस रिफॉर्म्स में हमें क्या देखने को मिला? एफसीआई में रिफॉर्म देखने को मिला, और एफसीआई में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने को मिला, डीबीटी आया। डीबीटी क्यों आया? जस्ट बिकॉज ऑफ लीकेज इन द सिस्टम। किस चीज का लीकेज था? आप लोग जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। इसलिए जितने भी यूपीएससी के एपीसीएस के टॉपिक्स हैं, इन सबको आप लोग क्वेश्चंस पूछो। क्यों आया? क्या वजह थी? किस वजह से आया? इसके पीछे वजह क्या थी? तो ये जब तक आप लोग कॉजेज एंड उसका सॉल्यूशन नहीं देखोगे तब तक आप लोग फंसे रहोगे क्वेश्चंस में। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डीबीटी के बारे में पूछा जाएगा। डीबीटी लास्ट ईयर आप लोग देखोगे, आप लोग क्या पूछा गया? यूपीएससी मेंस में डीबीटी के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन सेम आ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में। अब वहां क्या आता है कि क्या इश्यूज हैं डीबीटी को लेके, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम डीबीटी कौन से स्टेट में दिए गए? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लीकेज क्या था? सिस्टम में बहुत ज्यादा लीकेज था। जिसको पहुंचाना था हमें स्कीम्स को लेके सामान या सारी चीजें जो भी हमें पहुंचाना था, वो चीजें वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। बीच में बहुत सारे लीकेज थे, तो उन्हीं लीकेज को कम करने के लिए हमने ये नया इनिशिएटिव लिया, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। कि क्यों ना हम उन लोगों को पैसा ही डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचा दें, बीच में लोगों को हम, मिडिल मैन को हम हटा देते हैं। मिडिल मैन नहीं, बल्कि सिस्टम में लोग जो काम कर रहे थे, बल्कि और भी सारे लोग थे जो इस सिस्टम के पूरे पार्ट थे, सबको हमें कट करके बल्कि हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर दें अकाउंट में, अमाउंट ट्रांसफर कर दें, ना कि हम उनको चावल, गेहूं, अनाज या केरोसिन ऑयल या और भी सारी चीजें जो हम देते हैं वो ना देके, बल्कि हम ऐसा करने वाले थे। तो इसको लेके यूपीएससी में अभी भी क्वेश्चन आया कि इसको लेके इश्यूज क्या हैं, कौन कौन से इश्यूज है इंडिया में डीबीटी को लेके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेके। ठीक है, फिर आता है अशोक डलवाई कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक डलवाई कमेटी 2016 में। इसमें कहा गया था कि 2022 तक हम लोग फार्मर्स के इनकम को डबल कर देंगे। अशोक डलवाई कमेटी फार्मर्स के इनकम को डबल कर देंगे, इसमें कहा गया था। डबलिंग फार्मर्स इनकम 14 वॉल्यूम्स का रिपोर्ट था। 14 वॉल्यूम में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई और डबलिंग फार्मर्स को लेके था। तो अशोक डलवाई कमेटी रिकमेंडेड फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, बट मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या फेलियर है, फेलियर के बारे में। तो आप लोग सोचो, व्हाई दिस रिकमेंडेशन हैव ऑलरेडी फेल्ड, इसके बारे में। ठीक है, वो मेंस का पार्ट है। कमिटीज ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल पेमेंट्स, इसके बारे में देखते हैं हम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी आ जाता है नचिकेत मोर कमेटी, 2013 से लेकर 2014 तक। इसने क्या प्रपोज किया था? पेमेंट बैंक्स एंड होलसम बैंक्स के बारे में, नचिकेत मोर कमेटी, पेमेंट बैंक्स के बारे में। ठीक, पेमेंट बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आप लोग देख लेना। इसमें दो तीन चीजें थी कि कितना आप जमा कर सकते हो, चेक से आप पैसे निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, क्या लिमिट होने चाहिए, आपको एटीएम कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें बेसिक हैं, उसमें आप लोग एक बार देख लेना। पेमेंट्स बैंक्स में। ठीक है, 2016 में रतन वाटल कमेटी, स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल पेमेंट सिस्टम, क्योंकि हम लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं थे, तो उस टाइम ये कमेटी का रिकमेंडेशन था कि हम लोगों को डिजिटल पेमेंट करेंगे, या 2020-22 तक जो हम लोग 4-5 साल तक बहुत ज्यादा मतलब डिजिटल पेमेंट को लेके काम कर रहे थे। इंडिया में एनपीसीआई काम कर रही थी, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में इसको सामने लेके आया गया। तो हमने क्या देखा कि रतन वाटल कमेटी ने जो डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया उन सबको, और आज हुआ भी, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हम लोग डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लार्जेस्ट है हम लोग। ठीक, फिर इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर पॉपुलेशन इज वेरी ह्यूज, 1.40 सीआर का पॉपुलेशन है हमारा। तो इतने लोग हैं, 140 करोड़ का।
ठीक है। बिमल जलान कमेटी 2018 से 19, आरबीआई इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में था ये। ठीक है। फिर उसके बाद नंदन नीलेकनी कमेटी, क्यूआर कोड्स, एमडीआर रिडक्शन, एक्सपेंस पेमेंट्स, ये सब सारी चीजों के बारे में था। नंदन नीलेकनी भी किस चीज के लिए जाने जाते हैं? आप सभी को मालूम होगा नंदन नीलेकनी के बारे में। किस चीज के लिए? कमेंट करके बताइए आप लोग। अगेन मैं बता देता हूँ आप लोग को, डिजिटल पेमेंट्स के लिए। डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, कैपिटल मार्केट्स के लिए कौन कौन से हैं? आर एच पाटिल कमेटी 2005 में रिकमेंड किया था कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटाइजेशन मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है। फिर उदय कोटक कमेटी 2017 में कॉर्पोरेट्स के लिए सेबी गवर्नेंस नॉर्म्स फॉर द लिस्टेड कंपनीज के लिए कौन कौन से नॉर्म्स होने चाहिए, सेबी के कौन कौन से नॉर्म्स होने चाहिए, इसके लिए था। फिर सेबी हाई लेवल कमेटी बिठाया, सेबी हाई लेवल का कमेटी बिठाया ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ, कमेटी ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रत्युष सिन्हा, और उसके बाद इंजेति श्रीनिवास। कॉन्फ्लिक्ट नॉर्म्स जो भी थे उसको स्ट्रेंथन करना था हमें, सेबी डिस्क्लोजर एंड कॉन्फ्लिक्ट नॉर्म्स को। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पीपी के ट्रिपल पी के लिए क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रिपल पी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट कमेटीज थे? विवेक डेब्रॉय कमेटी 2014-2015, रेलवे के रिफॉर्म्स करना था, इसमें ट्रिपल पी लाना था, रिसोर्स का मोबिलाइजेशन करना था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 2015 में केलकर कमेटी ऑन ट्रिपल पी, बैलेंस रिस्क रिस्क शेयरिंग, रीजनरेशन फ्रेमवर्क, रीनेगोशिएशन फ्रेमवर्क, सॉरी, रीनेगोशिएशन फ्रेमवर्क, कमेटीज ऑन एक्सटर्नल सेक्टर्स, ट्रेड्स के लिए कौन कौन सी कमेटी है? 1984 में कमेटी में देखने को मिलेगी आबिद हुसैन कमेटी, ट्रेड को लिबरलाइज करना था, उसके लिए हमें सबसे पहले कौन सी कमेटी देखने को मिलेगी? 1984 में आबिद हुसैन कमेटी। फिर 1997 में हमें क्या देखने को मिलेगा? तारापुर कमेटी, रोड मैप फॉर द कैपिटल अकाउंट्स कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है। दो कमेटी हमें किस चीज के लिए? एक्सटर्नल सेक्टर के ट्रेड्स के लिए देखने को मिलेंगी। दो कमेटी, पहला आबिद हुसैन कमेटी, दूसरा तारापुर कमेटी, रोड मैप फॉर द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अगेन अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो स्टैटिक्स, इन सब पे क्या है, कौन कौन सी कमिटीज हैं? इन पे कमिटीज कौन से हैं 2017 से लेकर 2019 तक? आईएमसी ऑन दी वर्चुअल करेंसीज, आईएमसी ऑन दी वर्चुअल करेंसीज। व्हाट इज द वर्चुअल करेंसीज? इसके बारे में बताइए। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से टास्क था इसको मेंटेन करना, किस चीज को? क्रिप्टो करेंसीज को। तो क्या कहा गया? बैन कर दिया गया, बैन ऑन द क्रिप्टो करेंसीज। ठीक, रिकमेंड कर दिया गया। 2023 से 2024 स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स, प्रणब सेन ओवरसाइट द नेशनल स्टैटिक्स को देखना था हमें। ठीक है। 2005 में, 2025 में, सॉरी, टू 2025 हाई लेवल कमेटी ऑन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में कौन कौन से रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करना था? फर्स्ट हमें रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करना था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में बिजनेस करना बहुत टफ है। किस लिए टफ था हमारा? अब टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जो हमें लाइसेंस लेना था, हमें क्या कहते हैं, शॉप एंड इंटाइटल एक्ट जो एटसेट्रा ये सब सारी चीजें होती हैं, उनसे हमें लेना था। चाहे हमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना था, या जमीन खरीदना था, या कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था, या कैपिटल के लिए हम लोग बिजनेस में जो खर्च कर रहे थे, बहुत सारे मशीन एटसेट्रा ये सब जो खरीद रहे थे, इन सब के लाइसेंसिंग के लिए, रेगुलेशंस के लिए बहुत मुश्किल होता था, काफी टाइम लगता था इन सबको काम को करने के लिए। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
के लिए ये लेके आया गया है। ये अगेन इस पे लेके आया गया कि और ज्यादा आसान बनाया जाए लोगों को बिजनेस करने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट भी आता है। किसका? वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट। इस साल आप लोगों को क्या देखना है? रैंकिंग। क्या देखना है? रैंकिंग। फिर आगे क्या देखेंगे इसमें? नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स में कौन कौन से रिफॉर्म्स चाहिए, क्या क्या चाहिए रिफॉर्म्स, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब हमने देखा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से कमिटीज हैं, कौन कौन से रिकमेंडेशन है, ये सब सारी चीजें हमने देखी। ठीक। अब ये सब जितने भी पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस मैच करने के लिए आते हैं, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, तो यहीं से क्वेश्चन एमसीक्यू के बनाए टाइप के बनाए जाते हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया, किसने क्या किया, कौन सा ईयर था, कमेटी का नाम क्या था। ये सब सारी चीजें हर बार आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट कमेटीज तो हमने मेंशन किया, इसमें हमने आप लोगों को बताया, बताने के बाद इसमें कोशिश किया कि आप सॉल्व करें, क्वेश्चन देखें कि किस तरीके से क्वेश्चंस हर साल आप लोगों को पेपर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।